लगभग 2300 साल पहले के एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना करना मतलब सच में बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, वो भी उस दौर में। जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह आधुनिक लगता हो। जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल प्रशासन जहां सम्राट की सुरक्षा के लिए विशेष महिला अंगरक्षकों की पूरी फौज तैनात है। और एक ऐसी राजधानी जो 64 विशाल द्वारों वाले अभेद्य किले से घिरी है। एकदम सही। और एक खुफिया नेटवर्क जो इतना चुस्त है कि आज की आधुनिक इंटेलिजेंस एजेंसियां भी शायद उससे कुछ सीख ले सकती हैं। सच में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और तो और इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी राज्य की तरफ से चलाए जा रहे अस्पताल, मतलब ये सब सुनने में किसी 21वीं सदी के आधुनिक कल्याणकारी राज्य जैसा लगता है। या फिर किसी बहुत ही सफल और विशाल बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन का विवरण। बिल्कुल, ये सच में हैरान करने वाला है। आधुनिकता और सुव्यवस्थित प्रशासन, जिन चीजों को हम आज के युग की दिन मानते हैं, उनके बीज हमारे उपमहाद्वीप में सदियों पहले ही बोए जा चुके थे। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य केंद्र भी है। हाँ, तो आज हमारे पास इस गहन अध्ययन के लिए कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत है, जो देखने में तो शायद कक्षा 7 के प्राचीन इतिहास के लंबे चौड़े नोट्स लग सकते हैं। हाँ, लेकिन असल में वे कूटनीति और राजनीति के खजाने हैं। इन स्रोतों में मुख्य रूप से चाणक्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और पत्थरों पर उकेरे गए सम्राट अशोक के शिलालेखों का सीधा संदर्भ है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य बिल्कुल एक आधुनिक स्टार्टअप की तरह शुरू हुआ, और कैसे उसने पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी एक तरह की मोनोपोली या एकाधिकार स्थापित किया। और अंततः इतने कुशल सिस्टम के बावजूद वो ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह गया। तो ये सफर केवल इतिहास के पन्नों को पलटने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये सत्ता के तंत्र, संगठनात्मक व्यवहार और मानव मनोविज्ञान की एक बेहतरीन केस स्टडी है। सच कहा। ये हमें सिखाता है कि कोई भी व्यवस्था, चाहे वो कितनी भी विशाल क्यों ना हो, अगर उसका काम करने का तरीका समय के साथ नहीं बदलता तो पतन निश्चित है। ठीक कहा। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से खोलते हैं। ठीक है। समय है 322 ईसा पूर्व। मगध पर नंद वंश का शासन है और गद्दी पर बैठा है घनानंद। एक बहुत ही क्रूर शासक। हाँ, अगर हम अपनी वो कॉर्पोरेट वाली उपमा को यहाँ लागू करें तो नंद वंश उस समय की एक बहुत बड़ी, स्थापित, लेकिन बेहद आलसी और अहंकारी मोनोपोली कंपनी थी। जनता भारी करों से परेशान थी, हाहाकार मचा हुआ था। और तभी एक बहुत ही डिसरप्टिव टेक स्टार्टअप की तरह एंट्री होती है चंद्रगुप्त मौर्य और उनके रणनीतिकार चाणक्य की। इन दोनों ने मिलकर उस जमे हुए एकाधिकार को सचमुच जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। जब मैं स्रोतों में चंद्रगुप्त के बैकग्राउंड को देख रही थी तो मुझे बहुत विरोधाभास दिखा। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल पहेली है। उत्पत्ति को लेकर अलग अलग प्राचीन ग्रंथ एकदम अलग दावे करते हैं, मतलब कोई एक स्पष्ट कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस और कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में उन्हें वृषल या निम्नकुल का कहा गया है। क्षेमेंद्र अपनी बृहद कथा मंजरी में उन्हें शूद्र बताते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने पढ़ा था कि कुछ ग्रंथ उन्हें उच्चकुल का मानते हैं। आप सही कह रही हैं। अगर हम बौद्ध ग्रंथों जैसे दीपवंश और महावंश या जैन ग्रंथों की ओर मुड़ते हैं तो वे उन्हें उच्चकुल या क्षत्रिय मानते हैं, और जूनागढ़ अभिलेख उन्हें वैश्य बताता है। ये तो ऐसा है जैसे आज के समय में किसी सफल कंपनी के फाउंडर की कहानी को हर पीआर एजेंसी अपने अपने हिसाब से लिख रही हो। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है। लेकिन सच कहूं तो एक स्टार्टअप के लिए फाउंडर का बैकग्राउंड उतना मायने नहीं रखता जितना उसका बिजनेस मॉडल मायने रखता है। और चंद्रगुप्त के पास जो मॉडल था उसका पूरा ब्लूप्रिंट चाणक्य ने तैयार किया था, जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अब नाम से तो ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ इकोनॉमी या फाइनेंस की कोई किताब होगी। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है लोगों को। कैसे? अर्थशास्त्र केवल धन या अर्थव्यवस्था का शास्त्र नहीं है। ये मुख्य रूप से राजनीति, शासन कला और कूटनीति का एक अत्यंत व्यवहारिक मैनुअल है। मतलब एक तरह से हाउ टू गाइड। हाँ, इसमें चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ने सत्ता चलाने का पूरा मैकेनिज्म समझाया है। इसका सबसे प्रमुख हिस्सा है उनका सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग यानी 7 अंग। बिल्कुल।
कौटिल्य ने राज्य की तुलना एक जीवित शरीर से की और बताया कि इसके 7 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो ये किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा ही हुआ ना? एकदम। इसे ऐसे समझिए, पहला अंग है स्वामी यानी राजा, जो कंपनी का सीईओ हो गया। हाँ। दूसरा अमात्य यानी मंत्री और अधिकारी, जो आपकी मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तार्किक है। तीसरा जनपद, जो आपका बाजार, क्षेत्र और जनता है। चौथा दुर्ग यानी किले, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा है। और पांचवा कोष यानी खजाना, जो आपका कैपिटल या फंड है। छठा दंड या सेना, और 7वां मित्र यानी आपके सहयोगी या विदेशी साझेदार। अरे वाह, ये ढांचा तो बहुत ही सॉलिड है। मतलब कौटिल्य का मानना था कि अगर इनमें से एक भी अंग कमजोर पड़ा तो पूरा शरीर यानी राज्य बीमार पड़ जाएगा। और सिर्फ आंतरिक प्रशासन ही नहीं, विदेश नीति के लिए भी तो उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया था। हाँ, मंडल सिद्धांत, जो मूल रूप से ये कहता है कि आपका सीधा पड़ोसी स्वाभाविक रूप से आपका प्रतिद्वंद्वी होगा, लेकिन आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र हो सकता है। जो आज की जियोपॉलिटिक्स या भूराजनीति में भी पूरी तरह सटीक बैठता है। बिल्कुल। और इस कूटनीति का सबसे बेहतरीन व्यवहारिक उदाहरण हमें 305 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना सिकंदर के पूर्व सेनापति और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से होता है। वो एक ऐतिहासिक टकराव था। युद्ध होता है, सेल्यूकस हारता है, और उसके बाद जो शांति संधि होती है वो मुझे पूरी तरह हैरान कर देती है। उस संधि के परिणाम सच में अभूतपूर्व थे। मैं उसी पर आ रही हूँ। स्रोत बताते हैं कि संधि के तहत चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जैसे 4 विशाल प्रांत मिले। बहुत बड़ा भूभाग था वो। और साथ ही सेल्यूकस की बेटी हेलेना से उनका विवाह भी हुआ। लेकिन इस सब के बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या दिया? 500 हाथी? हाँ, 500 हाथी। रुके, क्या? मतलब ये गणित मुझे समझ नहीं आ रहा है। 500 जानवरों के बदले 4 पूरे देश और एक वैवाहिक गठबंधन, ये सौदा काम कैसे कर रहा था? सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन अगर हम उस समय की सैन्य तकनीक के काम करने के तरीके को समझें तो ये कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? हाथियों में ऐसा क्या खास था? देखिए, आज के समय में जो अहमियत न्यूक्लियर पनडुब्बियों या अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की है, अच्छा, उस युग में वही अहमियत हाथियों की थी। वे प्राचीन दुनिया के टैंक थे। ओह, तो सेल्यूकस को इन टैंकों की जरूरत थी। बिल्कुल। सेल्यूकस को पश्चिमी एशिया में अपने अन्य यूनानी प्रतिद्वंदियों से एक बड़ा युद्ध लड़ना था, जिसके लिए उसे इन हाथियों की सख्त जरूरत थी। और चंद्रगुप्त का क्या फायदा था? चंद्रगुप्त को अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित करना था। 500 हाथियों के बदले इतना बड़ा भूभाग लेना चंद्रगुप्त की कूटनीतिक जीत थी। और सेल्यूकस के लिए ये अपने अस्तित्व को बचाने का एक जरूरी सौदा था। कमाल है। हाँ, दोनों को जो चाहिए था वो मिल गया। यानी बातचीत की मेज पर भी ये स्टार्टअप पूरी तरह से हावी था। और जब ये साम्राज्य स्थापित हो गया तो उनका हेडक्वार्टर भी उसी स्तर का भव्य होना चाहिए था। बिल्कुल। राजधानी पाटलिपुत्र। स्रोत बताते हैं कि सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नाम के एक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका लिखी। हाँ, हालांकि मूल किताब तो अब नहीं बची है। लेकिन उसके जो उद्धरण हमें मिलते हैं वे बताते हैं कि पाटलिपुत्र एक विशाल लकड़ी की दीवार से घिरा था, जिसमें 64 प्रवेश द्वार थे। अपने समय का एक इंजीनियरिंग चमत्कार। बिल्कुल। लेकिन जिस बात ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो महल की भव्यता नहीं थी। तो क्या था? सम्राट की सुरक्षा व्यवस्था। मेगस्थनीज लिखता है कि सम्राट की सुरक्षा का जिम्मा महिला अंगरक्षकों के हाथों में था। ये व्यवस्था काम कैसे करती थी और इसकी जरूरत क्या थी? ये उस समय की राजनीति के गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव और एक तरह के पैरानोया को दर्शाता है। पैरानोया मतलब राजा डरा हुआ रहता था? देखिए, चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा की दिनचर्या और सुरक्षा को लेकर नियम बहुत सख्त थे। एक विशाल साम्राज्य के राजा को हर दिन हत्या के षड्यंत्रों का खतरा रहता था। सत्ता के साथ दुश्मन भी तो आते हैं। बिल्कुल। अक्सर विरोधी गुट सेनापतियों या पुरुष अंगरक्षकों को रिश्वत देकर खरीद लेते थे। ऐसे में महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। मतलब महिलाओं पर ज्यादा भरोसा था। हाँ, महल के अंदरूनी हिस्सों में जहां राजा सबसे अधिक असुरक्षित होता था, इन महिलाओं को विशेष रूप से हथियारों की ट्रेनिंग देकर तैनात किया जाता था। अरे वाह! राजा को उन पर अधिक भरोसा था और राजनीतिक गुटबाजी में उनके शामिल होने की संभावना कम मानी जाती थी। ये तो एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान था। हाँ, मौर्य साम्राज्य व्यावहारिकता पर ही तो टिका था।
और ये व्यवहारिकता केवल चंद्रगुप्त तक सीमित नहीं थी। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में सीईओ, मेरा मतलब है राजा बने। हाँ, और उनका शासनकाल लगभग 25 वर्षों तक चला। हमारे स्रोत बिंदुसार के समय की एक बहुत ही अजीब विदेशी कूटनीति का जिक्र करते हैं। आप सीरिया वाले पत्र व्यवहार की बात कर रही हैं ना? एकदम। बिंदुसार ने सीरिया के यूनानी शासक एंटियोकस से पत्र व्यवहार किया और 3 चीजें मांगी: मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक, एक फिलोसोफर। हाँ, अब मीठी शराब और अंजीर तो समझ आते हैं, लग्जरी आइटम है, लेकिन एक इतना शक्तिशाली सम्राट जिसके पास सब कुछ है, वो विदेश से एक दार्शनिक क्यों मंगवा रहा है? ये सवाल बहुत लाजमी है। क्या ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन था या इसके पीछे सच में कुछ बौद्धिक जिज्ञासा थी? ये कूटनीतिक आदान प्रदान इस बात का सबूत है कि मौर्य साम्राज्य दुनिया से कटा हुआ कोई अलग थलग टापू नहीं था। मतलब वे बाहर की दुनिया से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, ये वैश्विक पटल पर एक सक्रिय खिलाड़ी था। दार्शनिक की मांग करना दरबार की गहरी बौद्धिक जिज्ञासा को दिखाता है। वे जानना चाहते थे कि बाहर क्या चल रहा है। हाँ, वे जानना चाहते थे कि यूनानी दर्शन, जो उस समय पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा था, उनके अपने राजनीतिक और दार्शनिक विचारों से कितना अलग है। तो क्या सीरिया के शासक ने दार्शनिक भेज दिया? नहीं, सीरिया के शासक ने शराब और अंजीर तो भेज दिए, लेकिन दार्शनिक भेजने से यह कहकर मना कर दिया कि यूनानी कानून इंसानों के व्यापार की इजाजत नहीं देता। ओहो, लेकिन ये संवाद ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, ये बताता है कि दोनों साम्राज्यों के बीच संचार के चैनल कितने परिपक्व और नियमित थे। चलिए, अब हम इस साम्राज्य की कहानी के सबसे बड़े बदलाव की ओर बढ़ते हैं। बिंदुसार के बाद आते हैं सम्राट अशोक। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। लेकिन यहाँ सत्ता का हस्तांतरण कोई शांतिपूर्ण प्रक्रिया नहीं थी। स्रोत काफी खौफनाक दावे करते हैं। हाँ, अगर हम बौद्ध ग्रंथों जैसे दीपवंश और महावंश को देखें तो उनका दावा है कि 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी हथियाई थी। बाप रे, 99 भाई! हाँ, उन्हें शुरुआत में उनकी क्रूरता के कारण चंडाशोक कहा गया था। और फिर आता है 261 ईसा पूर्व का वो भयानक कलिंग युद्ध, इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक। और हमारे स्रोत बताते हैं कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की जान गई और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। और अगर हम उस समय की वैश्विक आबादी के अनुपात में से देखें तो एक अकल्पनीय और भयावह नरसंहार था। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला आंकड़ा है। और इसी नरसंहार ने इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक बदलाव को जन्म दिया। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा सम्राट हुआ हो जिसने अपनी सबसे बड़ी सैन्य विजय के बाद सार्वजनिक रूप से ऐसा पश्चाताप किया हो। हाँ, अशोक का हृदय परिवर्तन। बिल्कुल, और हमें इस हृदय परिवर्तन की पूरी जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है, जहां वे खुद इस रक्तपात का विस्तार से वर्णन करते हैं। हाँ, और भविष्य में युद्ध न करने की घोषणा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा इतिहास सदियों तक गुमनाम रहा। गुमनाम रहा? क्यों? क्योंकि लोग ब्राह्मी लिपि पढ़ना भूल गए थे। ओह, तो पत्थरों पर जो लिखा था वो कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल, ये तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप की मेहनत थी कि ब्राह्मी लिपि को दोबारा पढ़ा जा सका, और तब दुनिया को पता चला कि अभिलेखों में दर्ज देवानाम प्रिय प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्यारा वास्तव में महान सम्राट अशोक ही थे। ये सच में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक खोज थी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मुझे एक बात हमेशा से खटकती है। स्रोतों के अनुसार कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध का नगाड़ा छोड़कर धम्म घोष यानी शांति का मार्ग अपना लिया। सही कहा जाता है कि ये गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन था। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा तार्किक विश्लेषण करें, भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग हर हिस्सा सुदूर दक्षिण को छोड़कर वे जीत ही चुके थे। साम्राज्य अपना अधिकतम विस्तार पर पहुंच चुका था। तो क्या ये संभव नहीं है कि ये हृदय परिवर्तन एक बहुत ही चतुर और व्यवहारिक राजनीतिक कदम भी रहा हो? आप किस दिशा में सोच रही हैं? मेरा मतलब है, अब चुनौती नए क्षेत्र जीतने की नहीं थी, बल्कि इतने बड़े विविधतापूर्ण और थके हुए साम्राज्य को टूटने से बचाने की थी। क्या धम्म वास्तव में उस कॉर्पोरेट वर्क कल्चर की तरह था जिसे एक बिखरे हुए संगठन को एक साथ बांधने के लिए लागू किया गया? ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है, और आपको बता दूं, कई आधुनिक इतिहासकार भी इस दृष्टिकोण को बहुत महत्व देते हैं। सच में? तो धम्म असल में क्या था? जब हम अशोक के धम्म की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई नया धर्म नहीं था। ये बौद्ध धर्म भी नहीं था, भले ही अशोक खुद बौद्ध बन गए थे। तो फिर ये था क्या? धम्म वास्तव में एक नागरिक संहिता या सिविक कोड था।
इतने विशाल साम्राज्य में जहां दर्जनों अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और कबीले थे, उन्हें सिर्फ तलवार के जोर पर अनिश्चित काल तक नहीं बांधा जा सकता था। हाँ, विद्रोह का डर तो हमेशा रहता है। बिल्कुल। शिलालेखों में धम्म क्या कहता है? ये बड़ों का सम्मान करने, नौकरों और दासों के साथ मानवीय व्यवहार करने और सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात करता है। मतलब एक बेसिक मॉरल फ्रेमवर्क। हाँ, एक ऐसा नैतिक ढांचा जो समाज में घर्षण को कम कर सके। हमारे स्रोतों में तो दूसरे शिलालेख का भी जिक्र है, जहाँ लिखा है कि उन्होंने मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, जड़ी बूटियां भी लगवाएं। इतिहास में शायद ये पहली बार था जब किसी राज्य ने पशु कल्याण को भी अपनी सरकारी नीतियों का हिस्सा बनाया। एकदम सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक ने इसे लागू कैसे किया। कैसे किया? सिर्फ पत्थरों पर लिखकर तो काम नहीं चलता ना। बिल्कुल नहीं। इसके लिए उन्होंने धम्म महामात्रों की एक पूरी नई फौज खड़ी की। धम्म महामात्र, ये कौन थे? ये ऐसे विशेष अधिकारी थे जिनका काम सिर्फ ये देखना था कि साम्राज्य में सहिष्णुता और धम्म के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। अरे वाह, मतलब आज की भाषा में कहें तो ये कंप्लायंस ऑफिसर थे। हाँ, जो बिना हथियारों के जनता के दिमाग और दिल पर राज्य का प्रभाव बनाए रखते थे। तो एक तरफ हमारे पास अशोक का ये शांतिपूर्ण कल्याणकारी धम्म है, और दूसरी तरफ इस इतने बड़े तंत्र को चलाने के लिए एक बेहद कसी हुई नौकरशाही, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन 18 तीर्थों या विभागाध्यक्षों में बंटा हुआ था। सोचिए, आज की कॉर्पोरेट दुनिया के अलग अलग विभागों की तरह मौर्य काल में भी हर काम के लिए एक विशेष मंत्री था। हाँ, ये प्रशासन का एक अत्यंत जटिल जाल था जो ऊपर से नीचे तक जुड़ा था। कुछ उदाहरण देंगे? जैसे समाहर्ता का पद, जो पूरे साम्राज्य का मुख्य कर संग्राहक या रेवेन्यू सेक्रेटरी होता था। सन्निधाता, खजाने का प्रभारी था। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ। प्रदेष्टा, फौजदारी मामलों को देखता था, और कर्मांतिक, उद्योगों और कारखानों का प्रमुख होता था। और इस पूरी नौकरशाही पर नजर कौन रखता था? इस पूरी नौकरशाही को एक साथ पिरोने का काम करता था उनका जासूस नेटवर्क। जासूसों की भी अलग अलग श्रेणियां थीं। अच्छा, इसमें भी विभाग थे? हाँ, कुछ स्थायी रूप से एक जगह रहकर काम करते थे जिन्हें संस्था कहा जाता था, और कुछ पूरे साम्राज्य में घूमते रहते थे जिन्हें संचार कहते थे। कमाल है। इस नेटवर्क के कारण राजधानी में बैठे राजा तक गांवों के स्तर की सूचनाएं भी बेहद तेजी से पहुंचती थीं। ये सब इतना परफेक्ट लगता है। एक कुशल नौकरशाही, एक स्पष्ट विदेश नीति, एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक सामाजिक कल्याण का ढांचा, एक आदर्श राज्य की तरह। लेकिन फिर वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, इतने सुव्यवस्थित सिस्टम वाले इस अजेय साम्राज्य का अंततः पतन कैसे हो गया? यह इतिहास का सबसे बड़ा सवाल है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की उसी के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक परेड के दौरान हत्या कर दी। इतना बड़ा और मजबूत ढांचा अचानक कैसे गिर गया? देखिए, किसी भी विशाल व्यवस्था का पतन रातों रात या किसी एक कारण से नहीं होता। इसके पीछे कई परतें होती हैं। तो इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे स्रोतों में अलग अलग इतिहासकारों के दृष्टिकोण दिए गए हैं। हम किसी एक का पक्ष ये बिना उन सब पर नजर डाल सकते हैं। ठीक है, बताइए। उदाहरण के लिए इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी इस पतन का कारण अशोक की अहिंसक नीति को मानते हैं। मतलब सेना का कमजोर होना। हाँ, उनका तर्क है कि जब आप दशकों तक कोई युद्ध नहीं लड़ते और सेना को केवल शांति बनाए रखने के काम में लगा देते हैं, तो सेना की धार कुंद हो जाती है और उनका मनोबल गिर जाता है। ये तर्क तो समझ में आता है, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जो भारी भरकम पैसा चाहिए, क्या वो भी एक समस्या बनी? आप आर्थिक संकट की बात कर रही हैं? हाँ, डीडी कोसाम्बी का दृष्टिकोण शायद इसी तरफ इशारा करता है ना? सटीका। डीडी कोसाम्बी इसे मुख्य रूप से एक आर्थिक संकट के नजरिए से ही देखते हैं। आप ही सोचिए, इतनी भारी भरकम नौकरशाही का वेतन, एक विशाल सेना का रखरखाव, और उस पर अशोक द्वारा किए गए दान पुण्य, हजारों स्तूपों और अस्पतालों का निर्माण। बिल्कुल, इन सब ने राजकोष पर भारी दबाव डाला होगा। खर्चों को पूरा करने के लिए अंततः करों का बोझ बढ़ाना पड़ा होगा, जिससे अर्थव्यवस्था छरमरा गई, जागर करती हैं। जो कि अति केंद्रीकरण था। हाँ, उनका मानना है कि मौर्य प्रशासन बहुत अधिक सेंट्रलाइज था। पूरी मशीनरी इस बात पर निर्भर थी कि ऊपर बैठा राजा कितना सक्षम है। मतलब जब तक चंद्रगुप्त या अशोक जैसे मजबूत सीईओ थे, कंपनी बढ़िया चली। एकदम सही।
जब तक मजबूत फैसले लेने वाले राजा थे, नौकरशाही ने शानदार काम किया। लेकिन अशोक के बाद जब कमजोर उत्तराधिकारी आए तो वही प्रशासन पंगु हो गया। क्योंकि ऊपर से कोई निर्देश नहीं मिल रहा था। हाँ, अधिकारियों में अपने स्तर पर फैसले लेने की या राष्ट्रीय चेतना की भावना नहीं थी। वे बस आदेश का पालन करना जानते थे। और शायद कुछ हद तक सामाजिक असंतोष भी था। हरप्रसाद शास्त्री का जो दृष्टिकोण है वो भी स्रोतों में दिया गया है। हाँ, हरप्रसाद शास्त्री का तर्क है कि अशोक की नीतियां, विशेषकर पशु बलि पर रोक लगाना, रूढ़िवादी ब्राह्मणों को नाराज कर गई। तो क्या ये एक धार्मिक विद्रोह था? उनका मानना है कि ये पतन दरअसल एक ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया थी, जिसका नेतृत्व पुष्यमित्र शुंग ने किया। लेकिन अशोक ने तो ब्राह्मणों के सम्मान की बात भी कही थी ना? हाँ, इस पर काफी विवाद भी है, क्योंकि अशोक के शिलालेख स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों का सम्मान करने की बात करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि नीति और उसकी जमीनी असर में अक्सर बहुत फर्क होता है। तो इस सब का अर्थ क्या निकलता है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का सफर एक महाकाव्य जैसा है। बिल्कुल। चंद्रगुप्त की एक स्टार्टअप की तरह शुरुआत और चाणक्य की बेजोड़ रणनीति से एक एकाधिकार स्थापित करना, मेगास्थनीज द्वारा देखा गया वो भव्य प्रशासन और कूटनीति, और फिर अशोक जिसने सत्ता के चरम पर यह महसूस किया कि सबसे स्थायी जीत तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से हासिल होती है, और जिसने धम्म के माध्यम से साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। लेकिन अंततः सत्ता का अति केंद्रीकरण और आर्थिक दबाव उस विशाल ढांचे को ले डूबे। हाँ, और इस चर्चा के अंत में मैं एक ऐसे विचार की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा जो हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? देखिए, अशोक ने अपने विचार, अपने आदर्श